भारत को पाव पाव भर के परमाणु बम से हमले की धमकी देने वाले शेख रशीद को उनके रावलपिंडी स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शेख रशीद पहले से ही इस बात की आशंका जता रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यही वजह है कि शेख रशीद ने गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि उनके इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। मियां ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली। बिल्कुल सर। और उन्होंने कहा 6 तारीख को आईजी पेश हो, और ये SHO जो है ये नवाज लीग का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया। यहाँ राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है। शेख रशीद ने गिरफ्तारी के बाद ये भी आरोप लगाया कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले उनके घर में बिना किसी वारंट के घुस आए, घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी और उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। ये मसला थे 100-200 लोग दाखिल हुए और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है और कोर्ट का ऑर्डर भी है। कोर्ट के ऑर्डर भी बोल के माइक लाओ। ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए हैं सीढ़ियाँ लगा के, इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी के मुताबिक मुरी पुलिस ने शेख रशीद को गिरफ्तार किया और बाद में इस्लामाबाद पुलिस को सौंप दिया, जहां से उन्हें आबपारा पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दरअसल शेख रशीद के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता राजा इनायत उर रहमान ने इस्लामाबाद के आबपारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व रेल मंत्री शेख रशीद ने आरोप लगाया था कि पूर्व राष्ट्रपति और PPP के नेता आसिफ अली जरदारी PTI चीफ की हत्या की साजिश रच रहे हैं। मैंने कल इमरान खान को कहा है और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद काबिल एहतराम मनीर शाह साहब से दरख्वास्त की है कि आसिफ जरदारी इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है। हालांकि शेख रशीद इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद अपने बयान से मुकर गए थे और पुलिस थाने में जमा करवाए गए जवाब में कहा था कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का खुद से कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने तो इमरान खान के बयान का हवाला दिया था। मैं अपने बयान पर कायम हूँ कि जो इमरान खान ने ये कहा कि आसिफ जरदारी उनकी जान लेना चाहते हैं दहशतगर्द तंजीमों के जरिए। लेकिन इस सब के बावजूद मौजूदा सरकार या कहे PPP ने शेख रशीद को नहीं बख्शा। पहले उनकी कथित निजी संपत्ति लाल हवेली को सरकारी संपत्ति बताकर कब्जा करने की कोशिश की और फिर उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जम्मू कश्मीर के गुरेज इलाके में बर्फ से ढके मैदान में कुछ लोग क्रिकेट खेलते दिखाई दिए और बड़ी तादाद में लोग वहां ये मैच देखने पहुंचे थे। बताया गया कि यहां स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जिसका आयोजन खुद स्थानीय लोगों ने किया है। बांदीपोरा जिले के गुरेज इलाके से टूर्नामेंट की जो तस्वीरें आई, उनमें वहां जबरदस्त बर्फ जमी हुई दिख रही थी और तापमान भी माइनस में रिकॉर्ड हुआ। लेकिन कंपा देने वाली सर्दी इस बार भी क्रिकेट के चाहने वालों को घरों में कैद नहीं कर पाई। हर साल की तरह हमने इस साल भी मरकुट गांव में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। मैदान में टीम के साथ साथ क्रिकेट टूर्नामेंट देखने को बेताब लोग भी पहुंचने लगे और मैच शुरू हो गया। पूरे ग्राउंड में सिर्फ पिच ही ऐसी थी जहां बर्फ नहीं थी, बाकी हर जगह सफेद दिख रही थी और खिलाड़ी इसी बर्फ में खेल रहे थे। गुरेज में स्नो क्रिकेट का रोमांच दिखाई भी दे रहा था और सुनाई भी। उठा के खेला है से बाहर 6 रनों के लिए। गुरेज के इस स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट को सोशल मीडिया पर भी खूब सराहा जा रहा है और गुरेज के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इस वक्त 6 फीट तक बर्फ जमा है और ये जगह 4 से 5 महीने तक बर्फ से ढकी रहती है, यानी इस इलाके में विंटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएं हैं। और इसीलिए सर्दियों के मौसम में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों ने इस बार भी स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। स्नो क्रिकेट का गुरेज में ऐसा जबरदस्त उत्साह था कि कई तस्वीरों में मैच के दौरान बर्फ भी गिरती नजर आ रही थी, लेकिन खिलाड़ी मैदान में डटे हुए थे। गुरेज के लोग गुरेज को देश का विंटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। इस पे हमारा मकसद यही रहता है कि हमारे बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें। गुरेज को पिछले साल देश की सर्वश्रेष्ठ ऑफ बीट डेस्टिनेशन का खिताब मिला था, जिसके बाद यहां सैलानियों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसी तर्ज पर सर्द मौसम में भी बर्फ से ढके इस सीमावर्ती इलाके में सैलानियों की आमद को बढ़ाने की कवायद चल रही है।
पिछले कई सालों से गुरेज सेक्टर के अलग अलग गांवों में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाता रहा है। और दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। बदलते मौसम के चलते दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर घटने लगा है। आज का औसतन AQI 118 दर्ज किया गया है। वहीं बाकी दिनों के मुकाबले लोगों को घने कोहरे से भी राहत मिली। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। ड्रग्स तस्कर ने साबुन के डिब्बों और साबुन के अंदर करीब 3 किलो ड्रग्स छिपा रखी थी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में जेल स्टाफ ने आधी रात को सर्च अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान अधिकारियों को कई मोबाइल फोन, चाकू समेत कई चीजें मिली जिन्हें कैदियों ने छिपा कर रखा था। घटना के बाद कैदियों से पूछताछ की जा रही है। बेंगलुरु में बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही महिला की कार पर एक सीमेंट मिक्सर ट्रक पलट गया। इस हादसे में दोनों मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक का ड्राइवर हादसा होते ही फरार हो गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगातार नुकसान झेल रहे अडानी ग्रुप ने अपने फ्लैगशिप FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को वापस ले लिया। बीती रात लिए गए इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन खुद निवेशकों के सामने आए और एक वीडियो संदेश के जरिए इस चौंकाने वाले फैसले की वजह बताई। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. असल में अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ रुपए की कीमत वाला FPO अपने ऑफर के अंतिम दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था। इसलिए जब गौतम अडानी सामने आए तो कंपनी के बोर्ड के फैसले को निवेशकों के हित में उठाया गया कदम करार दिया। In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. इसके साथ ही गौतम अडानी ने दावा किया कि उनके इस फैसले का असर दूसरे किसी प्रोजेक्ट पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इन्वेस्टर्स को कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत होने और बैलेंस शीट दुरुस्त होने का भरोसा दिया। लेकिन अडानी ग्रुप की तरफ से आई सफाई के बावजूद उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सूत्रों का कहना है कि ग्रुप से जुड़े विवाद सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया। बताया गया कि RBI ने देश के सभी बैंकों को निर्देश जारी कर अडानी ग्रुप को दिए लोन की जानकारी मांगी है। बैंकों से कहा गया है कि वो बताएं कि अडानी ग्रुप को कब और कितना लोन दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक अडानी ग्रुप पर भारतीय बैंकों को करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो ग्रुप के कुल कर्ज का 80% है।